मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर भारत की राजधानी दिल्ली को न्यू ईयर नाइट पर सरप्राइज देने के लिए तैयार। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दो फरवरी को बशीर ने बंबई वाले लड़कों की बखैरियत दिल्ली आमद का मुजदा सुनाया। इन धमाकों के बाद भारतीय इंटेलिजेंस वाकई बहुत चौकस हो चुकी थी। हमने भी अपनी डाक पाकिस्तान भेजने और वसूल करने के सिवा आइंदा के सब प्लान्स कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिए। यशवंत से डाक बाकायदगी से मिल रही थी। मैं और मेरे साथी मुसलसल काम और जहनी दबाव की वजह से खासे थक चुके थे। मैंने सीनियर्स की इजाजत से हम सब के लिए 10 रोज की छुट्टी की इजाजत ली। प्रोग्राम इस तरतीब से तय हुआ कि पहले मैं अकेला 10 रोज की छुट्टी करूं, फिर साथी दो की टोलियों में यक के बाद दीगरे छुट्टी पर जाएं। मैंने अपने 10 रोज शिमले में गुजारने चाहे। सर्दियों में शिमले में बर्फबारी और जाखू में बंदरों के गढ़ के मुतालिक मेरे वालिदैन मुझे बड़ी दिलचस्प बातें सुनाया करते थे। मेरी पैदाइश से 5 साल की उम्र तक वो गर्मियों का मौसम शिमले में गुजारते थे। मेरे दिमाग में शिमले की धुंधली तस्वीर तो थी और अब मैं खुद जाकर इस तस्वीर को नुमाया करना और उसमें नक्श भरना चाहता था। मैंने साथियों को बताया कि शिमले पहुंचकर मैं उन्हें अपने होटल से फोन करूंगा और उन्हें फोन नंबर बता दूंगा ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में वो मुझसे राब्ता कर सकें। पाकिस्तान से आने वाली डाक की वसूली और डाक भेजने की तारीख मेरी छुट्टियों में आनी थी, इसलिए मैंने नंबर 2 को चार्ज देते वक्त कोरियर से मिलने का कोड और जगह बता दी। ये कोरियर इससे पहले भी कैप्टन अरशद के हमरा मेरे नंबर 2 को देख चुका था। मैंने जाने की सब तैयारी कर ली। गर्म कपड़ों के चंद जोड़े सूटकेस में डाले, साइलेंसर वाला और सादा पिस्टल साथ लिया। होटल से चेकआउट किया और लॉकर में रखे 1 लाख से ज्यादा रुपए नंबर 2 के हवाले किए। अपना बाकी सामान भी साथियों के पास रखा और 20 फरवरी को मैं शिमले के लिए रवाना हो गया। शिमले पहुंचे मुझे अभी 6 रोज ही गुजरे थे कि मेरे नंबर 2 का फोन आया। उसने बताया कि बशीर को किसी ने गोली मारकर हलाक कर दिया है और ये खबर उसे नजीर और आरिफ ने बताई है। ये खबर सुनते ही मेरा तफरीही मूड तो यकलख्त खत्म हो गया। मैंने नंबर 2 को कहा कि वो और दूसरे साथी उस तरफ हरगिज न जाएं। नजीर और आरिफ को भी उधर जाने से मना कर दें और मैं पहली गाड़ी से वापस आ रहा हूँ। सफर के दौरान मैं सारा वक्त यही सोचता रहा कि बशीर को किसने कत्ल किया है। पुलिस या सरकारी इदारों ने उसे हलाक किया होता तो अखबारात में बढ़ा चढ़ाकर उसे हलाक करने का दावा किया जाता, लेकिन उन इदारों की जानिब से बिल्कुल खामोशी थी। इस वारदात की तफसीलात मुझे दिल्ली जाकर ही मिल सकती थी। बशीर जैसे मुखलिस साथी की मौत मेरे लिए कम सदमे की बात न थी। दिल्ली आकर मैं सीधा साथियों के घर गया और उनसे जो कुछ भी इस वारदात की तफसील मिल सकती थी वो सुनकर नजीर और आरिफ के साथ एक मीटिंग की। नजीर और आरिफ ने भी जितना कुछ इस वारदात के मुतालिक उन्हें इल्म था मुझे बताया, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि कातिल कौन है। आरिफ ने बताया कि बशीर को रात खाने के बाद जब वो अपने अंदरूनी कमरे में अकेला था, कोई मिलने आया जिसे उसने अपने कमरे में बुला लिया। नजीर के मुलाजिम के मुताबिक वो कोई सिख था। मुलाजिम चाय बनाने के लिए बावर्ची खाने में गया तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। वो भागा हुआ कमरे में आया तो बशीर को माथे पर गोली लग चुकी थी। वो बिस्तर पर मरा पड़ा था और सिख गायब था। मुलाजिम ने बशीर के जानने वाले 1-2 करीबी घरों में इत्तला दी। वो आ गए और इस वारदात की पुलिस को खबर की। अगली सुबह लाश का पोस्टमार्टम हुआ और बाद दोपहर लाश दफना दी गई। आरिफ ने बताया कि गो बशीर लावारिस था, लेकिन उसके जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की। दुख और गम का एहसास अपनी जगह, लेकिन मैं बशीर के कत्ल को अंधा कत्ल करार दिए जाने को हरगिज तैयार न था। मेरे दिमाग में बार बार एक बात घूम रही थी कि बशीर जो दिन को भी बगैर जान पहचान के किसी को न मिलता था, रात को अपने अंदरूनी कमरे में किसी अनजान को मिलने और मुलाजिम को चाय बनाने के लिए भेजने को कैसे तैयार हो गया। उसके मुलाजिम आकिल मियां ने भी उस सिख को अपने लिए अनजान बताया और कहता था कि जब वो उसका पैगाम लेकर बशीर के पास गया तो उसने सिख को फौरन हमरा लाने का कहा। आकिल करीबन 2 साल से बशीर के बावर्ची और खादिम का काम कर रहा था। इस वारदात की कड़ियां मिलाते मुझे 2 दिन गुजर गए। अचानक एक ख्याल आया कि वारदात के मुतालिक हम सिर्फ आकिल मियां के बयान की रोशनी में ही सोच रहे हैं। अगर बफर्ज मुहाल आकिल का बयान ही गलत हो तो। और अचानक ही मेरे दिमाग में कड़ियां खुद ब खुद मिलने लग गईं। बशीर अपनी तमाम रकम अपने पास घर में रखता था, जिसका आकिल मियां को इल्म हो जाना ऐन मुमकिन था। आकिल करीबन 2 साल से बशीर की मुलाजिमत में आया था।
इन 2 सालों में उस सिख को आकिल ने पहले नहीं देखा था। ये बड़े ताज्जुब की बात थी। आकिल मीरठ का रहने वाला था। ये उसका बयान था जिसकी तस्दीक नहीं की गई थी। इन सब बातों की रोशनी में मेरी सोच सिर्फ आकिल को ही कातिल ठहराती थी। उसका वारदात के बाद रुपए लेकर फौरन ही भाग न जाने की एक वजह ये भी हो सकती थी कि बशीर के दोस्त और जाननिसार साथी उसे पाताल से भी ढूंढ निकालते। मैंने आरिफ और नजीर से पूछा तो मालूम हुआ कि बशीर के जाहिरी तौर पर रखे हुए सिर्फ 3000 रुपए ही मिले हैं, जबकि खुद बशीर की जबानी उसके पास 9-10 लाख रुपया था जिसे उसने घर में ही रखा हुआ था। जूं मैं आकिल के मुतालिक सोचता मेरा शक यकीन में बदलता जाता। बिलाखिर मैंने अपने साथियों से मशवरा करके एक तरकीब को अमली जामा पहनाने का फैसला किया और अगली शाम हम मुसल्लह होकर बशीर के गिराज की तरफ रवाना हो गए। बशीर के गिराज से कदरे पहले ही हमने टैक्सी छोड़ दी। हम फाइल पोजीशन में चल रहे थे। हालात ही कुछ ऐसे हो चुके थे कि हमें बेहद एहतियात से काम लेना पड़ रहा था। बशीर हमारा काबिल एतमाद साथी बन चुका था और उसी के जरिए हम 31 दिसंबर और 26 जनवरी के मिशन पूरे कर सके थे। उसके कत्ल को भूल जाना और पसे पुश्त डालना हमारे लिए नामुमकिन था। इस जज्बाती लगाव के अलावा बशीर हमारी बहुत अहम जरूरत था। उसी के तवस्सुत से हमने लड़कों के ग्रोह को बाकायदा तरबियत देने का फैसला किया था, जिसके मुतालिक अपने सीनियर्स को भी आगाह कर चुके थे। हमें ये भी खतरा था कि अगर कातिल को हमारे और बशीर के ताल्लुकात का इल्म है तो वो किसी वक्त भी हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए फौरी तौर पर उसका सुराग लगाना और हमेशा के लिए उसका मुंह बंद करना हमारे अपने तहफ्फुज के लिए बहुत जरूरी था। बशीर की गिरात से कुछ पहले हमें 4 लड़के अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उन्होंने हाथ के इशारे से हमें वापस लौट जाने का कहा। इन लड़कों ने ही 26 जनवरी को परेड के दौरान धमाके किए थे। हमें इन पर पूरा एतबार था, लिहाजा हम वापस चल दिए। वो लड़के तेज तेज चलते हुए हमसे आन मिले और सरगोशी में उन्होंने बताया कि गिराज पर इस वक्त पुलिस आई हुई है। कुछ और आगे एक छप्पर होटल था। वो लड़के हमें उस होटल की पिछली तरफ ले गए। वहाँ छप्पर होटल के बावर्ची खाने के साथ ही एक कमरा बना हुआ था जिसमें चंद कुर्सियां और मेज पड़े थे। लड़कों ने बताया कि ये छप्पर होटल बशीर ने ही एक बेरोजगार मुसलमान को अपने पैसों से बनवा कर दिया था और बशीर के साथियों के लिए ये एक महफूज जगह है। थोड़ी ही देर में चाय आ गई। आसमान स्याह बादलों से भरा पड़ा था और किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। उन लड़कों ने बताया कि पुलिस ने आकिल मियां से मामूली सी पुछगिछ की है। पुलिस को तो ये खुशी थी कि इलाके का एक मशहूर और निडर मुसलमान गुंडा हलाक हो चुका है और उनकी सरदर्दी खत्म हो गई है, इसलिए महज रस्मी और सरसरी कार्रवाई की जा रही थी। मैंने लड़कों से कहा कि आज हम ये फैसला करके निकले हैं कि बशीर के कातिल तक हर हालत में पहुंचेंगे। लड़कों के पूछने पर मैंने बताया कि हमें आकिल पर शक है। लड़कों ने दबी जबान से मेरी बात की तायद की, लेकिन वो हैरान थे कि इस 2 साल पुराने मुलाजिम को बशीर को कत्ल करने की क्या जरूरत थी, जबकि बशीर उसे तनख्वाह से बहुत ज्यादा रकम इनाम और इमदाद की सूरत में देता था। मैंने लड़कों को कहा कि वो हमारे साथ ही ठहरे। आज ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि आकिल बेगुनाह है या गुनाहगार। लड़कों ने रजामंदी जाहिर की। मैंने 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई कि गिराज के करीब ही कहीं छुप कर देखें और पुलिस के जाने की एक लड़का हमें फौरन इत्तला दे और दूसरा वहीं खड़ा रहे और आकिल अगर हमारे पहुंचने से पहले बाहर जाए तो उसका पीछा करे। दोनों लड़के चले गए और हम उनके इंतजार में उसी कमरे में बैठे रहे। थोड़ी देर बाद एक लड़का तकरीबन भागते हुए आया। उसने बताया कि पुलिस वापस चली गई है और आकिल जब गिराज के दरवाजे वगैरह बंद करने लगा तो उस लड़के के साथी ने दरवाजा बंद करने से पहले ही आकिल को बातों में लगा लिया है और अगर हम जल्द वहां पहुंच जाएं तो गिराज के अंदर दाखिल हो सकते हैं। हम फौरन उठे और भागम भाग गिराज तक पहुंचे। गिराज का बड़ा दरवाजा नीमवा था। हम एक एक करके गिराज में दाखिल हुए। सबसे आखिर में दाखिल होने वाले मेरे साथी ने गिराज के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। आकिल, जो हम 9 अफराद की अचानक आमद से घबरा गया था, दरवाजा बंद होते देखकर बिल्कुल ही बौखला गया। वो मदद के लिए चीखने ही वाला था कि मेरे जूडो कराटे के माहिर साथी ने उसे चेहरे पर लगातार 2-3 घूंसे मारकर नीम बेहोश कर दिया। मैंने 2 लड़कों की ड्यूटी मेन गेट पर लगाई ताकि अगर कोई बाहर से आए तो हमें बता सकें। मेरे 2 साथियों और 2 लड़कों ने आकिल को हाथों पांव से पकड़कर उठाया और गिराज के अंदर उस कमरे में ले गए जहां बशीर दिन के वक्त बैठा करता था। उस कमरे के अंदर से एक कमरा छोड़कर बशीर के रिहायशी हिस्से के 2 कमरे थे और इन कमरों से मुलिका वो बड़ा कमरा था जिसमें लिथ मशीन के अलावा कई और मशीनें पड़ी हुई थी। बशीर के रिहायशी हिस्से के कमरे मुकफ्फल थे। आकिल की जेब से मेरे नंबर 2 ने चाबियां निकाली और आकिल को घसीटते हुए हम सब बशीर के रिहायशी कमरे में आ गए। उसी कमरे में बशीर को कत्ल किया गया था। आकिल के लिए ये सब कुछ बिल्कुल गैर मुतवक्के था और उसकी हालत गैर हो रही थी। इससे पहले कि वो संभलता, मैंने साथियों को इशारा किया और उन्होंने उसे ठुड्डों से मारना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि उसे शुरू में ही ऐसी मार दी जाए कि वो सच बोलने पर मजबूर हो जाए। जब उसकी अच्छी तरह से ठुकाई हो गई तो मैंने उसे बैठने
को कहा। वो बड़ी मुश्किल से उठकर कुर्सी पर बैठने ही लगा था कि मैंने उसे एक जोरदार झांपड़ रसीद किया और कहा कि फर्श पर उकड़ू होकर बैठे। आकिल फर्श पर बैठ गया तो मैंने उससे पूछा, अब ठीक ठीक बताओ कि बशीर कैसे कत्ल हुआ। आकिल ने वही सिख वाली कहानी शुरू की तो मेरे साथी ने पीछे से उसके सर पर घूंसा मारा। मैंने आकिल को कहा, मैंने तुम्हें सच बोलने का कहा था, सिख वाली बात बिल्कुल गलत है, असल बात बताओ। आकिल ने गिड़गिड़ा कर कस्में खानी शुरू की कि सिख वाला वाकया सच्चा है। मेरे साथियों ने उसे फिर मारना शुरू किया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और ये कमरा गिराज के बिल्कुल आखिरी हिस्से में वाक़ था। आकिल की चीखों पुकार की आवाज सड़क पर सुनी जाने का कोई इम्कान न था। मेरे एक साथी ने लोहे का एक भारी रेंच उठाया और मुझसे पूछा कि हाथों से शुरू करूं या पांव से। मैंने कहा पांव से। मेरे साथी ने उसके जूते उतारने को कहा। आकिल ने जूते उतारने में तामुल किया तो मेरे साथियों ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसके जूते उतारे। दो साथियों ने आकिल को मजबूती से पकड़ लिया। एक ने उसके मुंह में रुमाल ठूसा और रेंच वाले साथी ने पूरे जोर से उसके पांव पर रेंच मारना शुरू किया और तब छोड़ा जब उसके पांव की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी। आकिल बहुत तड़पा तिलमिलाया लेकिन मेरे साथियों की मजबूत गिरफ्त से न निकल सका। आकिल के मुंह में रुमाल बदस्तूर ठूसा हुआ था। मेरे साथी ने उसका दूसरा पांव खींच कर सामने किया और मारने के लिए रेंच बुलंद किया तो मैंने आकिल को कहा, अब भी सच बोल दो तो इस अजियत से बच जाओगे। दूसरी सूरत में तुम्हारा दूसरा पांव और फिर सारे जिस्म की एक एक हड्डी के 20 टुकड़े कर दिए जाएंगे। तुमने देख लिया है कि हम सच उगलवाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। आकिल के मुंह में रुमाल था और दोनों बाजू साथियों ने पकड़े हुए थे। उसने जोर जोर से असबात में सर हिलाना शुरू किया। रेंच वाले साथी ने उसके मुंह से रुमाल निकाला तो पहले तो आकिल ने दर्द की तकलीफ की वजह से चीखें मारनी शुरू की। मेरे साथी ने रेंच उठाकर उसके पांव को निशाना बनाना चाहा तो आकिल ने चीखते हुए कहा, अल्लाह के वास्ते मुझे मत मारे, मैं सब कुछ बताता हूँ। इस तरह के तशद्दुद को रैपिड हार्ड एक्शन कहते हैं। आकिल ने जो कुछ बताया वो ये था कि बशीर के कत्ल से एक रात पहले उसने बशीर को अपनी खुफिया सेफ खोलते देख लिया था। ये सेफ जमीन में उसी कमरे में इस तरह गड़ी हुई थी कि उसका सामने का रुख ऊपर की जानिब और फर्श से करीब 6 इंच अंदर था। कमरे में बड़े टाइलों का फर्श था। सेफ बंद करके उसके ऊपर टाइल रख दिए जाते थे और बड़ा कालीन इन टाइलों को ढांप देता था। कमरे में एक बड़ा कालीन बिछा हुआ था और सेफ वाली जगह पर सोफा सेट पड़ा था। आकिल ने बताया कि सेफ में ढेर सारे रुपए देखकर उसकी नीयत खराब हो गई थी। बशीर उस पर इतना एतबार करता था कि उसे एक पिस्तौल भी दे रखा था। उसी पिस्तौल से उसने बशीर को अगली रात निशाना बनाया और बशीर की जेब से चाबियां निकाल कर सेफ खोलनी चाही, लेकिन कामयाब न हो सका क्योंकि सेफ में नंबर लॉक भी था। हमने सोफा हटाया और कालीन पलटा, टाइल उठाए तो सेफ सामने थी। चाबियों का पूछने पर आकिल ने बताया कि दूसरे कमरे में लिथ मशीन की मोटर के करीब छुपा कर रखी है। मेरा एक साथी उस कमरे में गया और चाबियां उठा लाया। चाबियां तो सेफ में लग गईं लेकिन नंबर लॉक बड़ी प्रॉब्लम थी। सेफ इतनी मजबूत थी कि पिस्तौल की गोलियों से भी न खुल सकती थी। मुझे यकीन था कि नंबरों की तरतीब बशीर ने कहीं लिख कर रखी होगी। मैंने बशीर के कागजात की अलमारी खंगालनी शुरू की। उस अलमारी में मुख्तलिफ किस्म के कागजात, बिजली और पानी के बिल बेतरतीब पड़े हुए थे। एक डायरी नुमा कॉपी कागजों के नीचे से मिली। उसमें नाम, टेलीफोन नंबर और अजीबोगरीब किस्म के एड्रेस लिखे हुए थे। मसलन मशरिक में 140 किलो वाले को सामान पहुंचाना है, 6 किलो जुनूब में सामान की कीमत मिलेगी। उस डायरी पर इस तरह की तहरीरें दर्ज थीं। मैंने नोट किया कि उस डायरी के हर सफ़े पर ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अददी तादाद 786 लिखी हुई थी। सिर्फ एक सफ़ा ऐसा था जिस पर दाएं जानिब 8 और 6 लिखे हुए थे जबकि बाएं जानिब 7 लिखा था। मैं हैरान था कि इस सफ़े पर 786 को उलट पलट और अलहदा क्यों लिखा है। मेरे साथ इस दौरान सेफ के नंबर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। बगैर किसी वजह के मैंने उन्हें हटाया और नंबरों वाले नॉब को 0 पर लाकर पहले दाएं जानिब नंबर 8 लाया, फिर बाएं जानिब पूरा चक्कर देकर 7 नंबर पर रोका और फिर दाएं जानिब पूरा चक्कर देकर 6 नंबर पर रोका। अल्लाह का नाम लेकर मैंने हैंडल घुमाया तो सेफ खटाक से खुल गई। मैं समझता हूँ इसमें न मेरा कोई कमाल था और न महज इत्तेफाक था, ये सब बिस्मिल्लाह की बरकत थी। मैंने साथियों को कहा कि सेफ को बिल्कुल खाली कर दें। सेफ में से 11,05,000 के लगभग रकम, 8 अदद मुख्तलिफ बोर के पिस्तौल और रिवॉल्वर, बेशुमार गोलियां और एक डायरी बरामद हुई थी। डायरी में उसके गिरोह के तमाम लड़कों के पते और कुछ टेलीफोन लिखे हुए थे। मैंने वो डायरी जेब में रख ली। इस दौरान शदीद बारिश और खासी रात गुजर जाने के बायस बड़े गेट पर खड़े लड़के भी अंदर आ गए थे। रुपया और कागजात मेरे साथियों ने बशीर के ही एक सूटकेस में रख दिए और असलहा और गोलियां एक कैनवस के थैले में डाल दी।
आकिल घुटनों के बल बैठा आंखें फाड़े हमें और सेफ से निकलने वाले लाखों रुपयों को देखते हुए दर्द से कराह रहा था। अब वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम था। मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं कोई भी फैसला करने से पहले वालिदैन और उनकी गैर मौजूदगी में दोस्तों और साथियों से मशवरा जरूर करता था। लेकिन बाज़ औक़ात जब मैं अपने तई अपने किसी फैसले को दुरुस्त समझता तो पहले उस पर अमल करता और बाद में दूसरों को बताता था। मैंने लड़कों को गाड़ी पर डालने वाला तरपाल लाने को कहा। चंद मिनट में ही वो एक फटा पुराना तरपाल ले आए। मैंने उन्हें तरपाल को दोहरा करके बिछाने की हिदायत की। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने वाला हूँ। सब खामोशी से मुझे देख रहे थे। मैंने साथियों को कहा कि वो आकिल को तरपाल के बीच में बिठा दें। उन्होंने आकिल को उठाकर तरपाल पर बिठा दिया। इससे पहले कि वो मेरे आइंदा इक़दाम का कयास करें, मैंने अपना साइलेंसर वाला पिस्टल निकाला और आकिल के सीने पर पै दर पै 3 गोलियां दाग दी। आकिल ने मध्यम सी सिसकी ली और वहीं ढेर हो गया। मैं नहीं चाहता था कि लड़कों और अपने साथियों से मशवरा करूं और मुख्तलिफ आरा की सूरत में किसी मखमसे में पड़ जाऊं। आकिल ने बशीर के कत्ल का इकबाल किया था। महज पैसे के लालच में उसने हमारे एक बेलौस और वफादार साथी का कत्ल किया था और उसे जिंदा छोड़ देने का मतलब था कि मैं अपने समेत अपने साथी लड़कों और नजीर और आरिफ को भारतीय पुलिस और DMI के हवाले कर दूं। मेरे साथियों ने पहली मर्तबा मुझे तैश के आलम में देखा था। वो तो बिल्कुल खामोश थे। सब लड़के मुझे लाला जी कहते थे। उनमें से एक ने सुकूत तोड़ा और कहा, लाला जी, हमें यही तशवीश थी कि कहीं आप इसे छोड़ न दें। इस जैसे गद्दार और नमक हराम का यही अंजाम लाजमी था। वो चुप हुआ तो सब ने उसकी तायद की। एक लड़के ने कहा कि अगर उसकी लाश के 5-7 टुकड़े कर दिए जाएं और चेहरा नाकाबिले शनाख्त बनाकर गर्दन अलग कर दी जाए तो बेहतर रहेगा। एक ने तजवीज किया कि लाश को गिराज में ही कहीं दफन कर दिया जाए, जिसे मैंने फौरन ही मुस्तरद कर दिया। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि चेहरे को नाकाबिले शनाख्त बनाकर गर्दन अलग कर दी जाए और बकिया जिस्म के 8 टुकड़े किए जाएं और इन टुकड़ों को तरपाल के टुकड़ों में अलग अलग बांध कर दरिया बुर्द कर दिया जाए। आकिल का सारा जाती सामान जला दिया जाए और कोई ऐसा निशान न छोड़ा जाए जिससे पता चल सके कि आकिल को मार दिया गया है, बल्कि ये समझा जाए कि वो भाग गया है। लाश के टुकड़े करने का काम मैंने लड़कों को सौंपा। मेरे साथियों में से एक बावर्ची खाने में चाय बनाने चला गया। यहाँ मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये मेरी जिंदगी और भारत में मेरा पहला कत्ल था जिस पर मैं आज तक शर्मिंदा नहीं हूँ। मैंने आरिफ का फोन मिलाया। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। काफी देर घंटी बजने के बाद आरिफ ने फोन उठाया। मैंने मुख्तसरन उसे कहा कि छत्ता लाल मियाँ में हम कुल 9 अफराद मौजूद हैं। एक बड़ी इमरजेंसी है, इसलिए जैसे भी हो एक प्राइवेट कार खुद ड्राइव करते हुए 4 बजे तक पहुंच जाए। आरिफ के कुछ पूछने से पहले ही मैंने फोन बंद कर दिया। आधे घंटे के अंदर ही लड़कों ने लाश के टुकड़ों की 9 गठरियां बना ली। मेरा साथी चाय और बिस्किट लेकर आ गया और सब ने चाय पी। 4 बजे से पहले ही हमें हॉर्न के वक्फे वक्फे से बजने की आवाज सुनाई दी। आरिफ अपने एक पड़ोसी की गाड़ी लेकर आ चुका था। मैंने उसे मुख्तसरन सारी बात बताई। लड़कों ने गाड़ी की डिग्गी में सब गठरियां रख दी। उन्होंने एक अक्लमंदी ये की कि गिराज में पड़ी ईंटों में से हर गठरी में 5-5 ईंटें भी रख दी ताकि गठरियां वजन की वजह से तह में चली जाएं। हर गठरी को रस्सी से मजबूती से बांधा गया था। आरिफ ने बताया कि एक सड़क जमुना के डाउन स्ट्रीम 10-12 मील तक दरिया के साथ साथ जाती है और गठरियों को वहां फेंकना बेहतर रहेगा। मैंने सुबह 4 बजे का वक्त इसलिए चुना था कि उस वक्त पुलिस और दीगर इदारों के नाइट ड्यूटी वाले घरों को चले जाते हैं, जबकि सुबह की ड्यूटी वाले 6 से पहले ड्यूटी के मकाम पर नहीं पहुंचते। उस वक्त सिर्फ नवाही देहातों से दूध वाले ही सड़कों पर नजर आते हैं। गाड़ी में आरिफ के साथ मेरा एक साथी और 3 लड़के बैठ गए ताकि गठरियों को ठिकाने लगाने में वक्त सर्फ न हो। गिराज में मेरे सिवा मेरे 3 साथी और 1 लड़का रह गए। आरिफ ने वापसी पर लड़कों को छत्ता लाल मियाँ के करीब उतार कर मेरे साथी के हमरा वापस चले जाना था। मैंने आरिफ को कहा कि गठरियां फेंकने के बाद गाड़ी की डिग्गी को कुछ वक्त बारिश में खुला रहने दे ताकि अगर खून का कोई निशान हो तो मिट जाए। हमारे पास रह जाने वाले लड़के ने बताया कि दिल्ली की बहुत सारी टैक्सियां छत्ता लाल मियाँ में रहने वालों की हैं जो सुबह 7 बजे रोजी कमाने निकल पड़ती हैं। ठीक 5:30 बजे हमने गिराज के कमरों और मेन गेट को ताला लगाया और सूटकेस और कैनवस के पिस्तौलों और गोलियों से भरे थैले को उठाकर सड़क पर आ गए। अभी बिल्कुल अंधेरा था। बादलों ने शहर की मध्यम रोशनी को छुपा रखा था और मूसलाधार बारिश जारी थी। हम बारिश में भीगते चलते चलते तकरीबन 2 किलोमीटर दूर चौराहे पर पहुंच गए और दाएं रुख की सड़क के किनारे एक दरख्त तले खड़े हो गए ताकि कोई हमें छत्ता लाल मियाँ से आता हुआ न समझ बैठे। थोड़ी देर बाद ही एक ट्रक दिल्ली की जानिब जाता दिखाई दिया।
हमने उसे रोका तो सिख ड्राइवर ने कहा कि उसे मंडी जाना है, 10 रुपए दो और पीछे बैठ जाओ। हमने उसे गनीमत बल्कि बहुत बेहतर जाना और तरपाल से ढके ट्रक में बैठ गए। सब्जी मंडी पहुंचकर हमने रेलवे स्टेशन का ओवरहेड ब्रिज क्रॉस किया और दूसरी तरफ आ गए। स्टेशन के बाहर रिक्शे और टैक्सियां खड़ी थी। हमने 2 टैक्सियां ली, एक में उस लड़के को 200 रुपए देकर उसके घर भेजा और दूसरी में मेरे तीनों साथी और मैं साथियों के घर की तरफ रवाना हुए। हम रात भर के जागे और बारिश से बुरी तरह भीगे हुए थे। साथियों में नाश्ता बनाने की भी हिम्मत न थी। नजीर के घर वाले बेदार हुए तो हमने उन्हें हमारे लिए हैवी नाश्ता बनाने का कहा और नजीर को भी ऊपर बुलाकर रात का सारा वाकया सुनाया। उसने भी मेरे फैसले की तायद की। 8 बजे तक आरिफ और हमारे साथी भी लौट आए और अपना काम बखैर खूबी अंजाम देने का बताया तो हमें मुकम्मल इत्मीनान नसीब हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।